उत्तराखंड के बजट के बारे में हमने लास्ट जैसे आपको मैंने बताया कि जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वो था आपका बजट के बारे में। ज्ञान। ज्ञान यानी कि इस साल का जो बजट हमारा फोकस था उत्तराखंड में, हम ज्ञान यानी कि गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी को लेकर के। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गरीब कल्याण को लेकर के सरकार के द्वारा मानव सेवा नारायण सेवा के पर बेसिस यहाँ पर ये टॉपिक बनाया गया था, जो गरीब कल्याण को लेकर के, और सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के एक बजटीय आवंटन कर रखा है। अब हम आज इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर फोकस करेंगे युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर के इस साल के बजट में क्या विशेष है और किस तरीके के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, बजट की शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षा के अधिकार को लेकर के यहाँ पे जो बजट रहा है सरकार के द्वारा, इसके माध्यम से उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है कोशिश ये कर रही है कि किस तरीके से युवाओं को शिक्षित किया जाए, और इसके लिए जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके उन्हें विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड कराया जाए। सरकार ने इसे लागू करने के लिए यहाँ पर देखा है बेहतर तरीके से परिपालन सुनिश्चित करने के लिए 178.83 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, और इसके लिए सरकार की तरफ से 59.41 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। उसी तरीके से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था होगी, इसके लिए 23 करोड़ की व्यवस्था रहेगी। वहीं पर विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु यहाँ पर देखें तो 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति यहाँ पे सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पे 15 करोड़ है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल यहाँ पर योजना है, जहां पे 15 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित सरकार की तरफ से इसके लिए किया जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि साइंस सिटी को डेवलप किया जाएगा। बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हमने देखा 15 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की भी उत्तराखंड राज्य सरकार जो है स्थापना करने जा रही है, और इसके लिए यहाँ पे 26 करोड़ का आवंटन रहेगा। वहीं पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की सहायता के लिए सरकार की तरफ से 5.75 करोड़ का आवंटन किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की जाएगी, और इसकी सहायता के संदर्भ में यहाँ पर हम देख रहे हैं 16.80 करोड़ आवंटन रहेगा। उत्तराखंड में विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना भी की जाएगी इस साल, और यहाँ पर देखें तो इसके लिए सरकार की तरफ से 5.40 करोड़ दिए गए। विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु यहाँ पे 10 करोड़ है। वहीं विद्या समीक्षा केंद्र के लिए 2.41 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है, जिसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसके लिए। तो ये युवाओं को सशक्त बनाने की तरफ से सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं हों। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री सेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है, और यहाँ पे 2 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे इसके लिए। एनडीए तथा आईएमए में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करेगी सरकार, और यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए दिया जाएगा। प्रदेश में उद्यमिता, कौशल और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना है, और इसके लिए सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है 7.11 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से इन चीजों को डेवलप किया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद यहाँ पर 45 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद यहाँ पर 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि आईटीआई के यहाँ पर एक तरीके से चीजों को डेवलप किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इस पर काम करेगी, मिलकर के एक पीपीपी मॉडल की तरफ डेवलपमेंट होगी। वहीं उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की तरफ से किया जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम 5 करोड़ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा मंगल दाल और स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद स्वास्थ्य संवर्धन योजना के लिए 2.5 करोड़। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए यहाँ पर 20 करोड़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21 करोड़। अब यहाँ पे एक तरीके से देखिए, सरकार युवाओं को उत्तराखंड में ही बेहतर तरीके के रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना चाह रही है, पलायन को रोकना चाह रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप बिजनेस मॉडल को भी डेवलप करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो कई अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको इसको देखने को मिल रहा है, और इसीलिए सरकार के द्वारा कई अन्य पहलुओं पर भी काम किया है।
एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को भी डेवलप किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से चीजों का प्रयोग किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके से यहाँ पर मॉडल डेवलपमेंट हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। वहीं युवाओं को ऊपर ज्यादा एक फोकस करता हुआ भी बजट है कि युवाओं को रोजगार भी मिले, साथ ही यहाँ पर उनके पलायन की प्रवृत्ति को रोकना है तो भी रोजगार उत्पन्न करना है, अच्छी शिक्षा गुणवत्ता यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी चीज अगर हम देखें तो युवाओं पर काफी फोकस होकर के ये बजट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अन्नदाता यानी कि हम किसानों को लेकर के सरकार अपने इस बजट में क्या विशेष प्रोवाइड करा रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है और इसके लिए 146 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। वहीं आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति के लिए यहाँ पर 13 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण की योजना के लिए 85 करोड़, किसानों के पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा समग्र रूप से 42.18 करोड़ दिए जाएंगे। हाउस ऑफ हिमालयास के अंतर्गत हम देख रहे हैं 15 करोड़ की व्यवस्था होगी। वहीं मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो 35 करोड़ रुपए का यहाँ पर योजना है। तो प्रदेश में एप्पल्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये मिशन एप्पल योजना है, ना कि एप्पल का आईफोन को लेकर के है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा। गंगा गाय महिला डेयरी की योजना के तहत 5 करोड़, साइलेज हेतु समग्र रूप से यहां पर देख रहे हैं तो 40 करोड़, मुख्यमंत्री के राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो 25 करोड़। इसी तरह मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर 12.43 करोड़, मिलेट मिशन योजना के तहत प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर देख रहे हैं तो 4 करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 5.75 करोड़, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के लिए यहां पर 3.22 करोड़। तो कहीं ना कहीं हम केमिकल युक्त जो खेती है उसको बदल करके नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर की तरफ आपको ज्यादा जैविक खेती की और यहाँ पर ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता अब राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से भी यहाँ पर किसानों को इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। अगला देखिए यहाँ पे जो पड़ाव है वो है नारी सशक्तिकरण को लेकर के, यानी कि उत्तराखंड का जो बजट है इस बार नारी सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से योजना के अंतर्गत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं नंदा गौरा योजना अंतर्गत एक योजना चलाई गई है जिसमें 157.84 करोड़ रुपए का आवंटन रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भी शुरू की गई है जो कि केंद्र सरकार की योजना है और इसके लिए राज्य सरकार के बजट में देख रहे हैं तो हम 21.74 करोड़ का आवंटन रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत हम देख रहे हैं 29.91 करोड़, मुख्यमंत्री की महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो 22.62 करोड़ है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 18.88 करोड़ है और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत 13.96 करोड़ है। इसके बाद मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है जहां पे 14 करोड़ का आवंटन रहेगा। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास के लिए 8 करोड़ है, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री के अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3.76 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए 5 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यहां पर हम देख रहे हैं सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसके लिए 5 करोड़, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बाई सगुन योजना के हेतु समग्र रूप से यहां पर 14.13 करोड़ रुपए का आवंटन रहेगा और मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका के लिए 2 करोड़ का। इस तरीके से बजट हमने देख लिया, बजट के उन पहलुओं को देखा जो इस पर यहाँ पर इस साल का बजट फोकस था, यानी कि आपका गति किस तरीके से है, ज्ञान को लेकर के गति से ज्ञान पर आए हैं तो उसका जो पहलू है वो किस तरीके से है। अब आते हैं इस साल के बजट के उस पहलू को समझते हैं, यानी इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को डेवलप करना। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि पर्यावरण के साथ क्या आर्थिक विकास संभव है या आर्थिक विकास के साथ क्या पर्यावरण को संरक्षित रखना संभव है। तो इकोलॉजी के साथ क्या एनवायरनमेंट यहाँ पर या इकोलॉजी के साथ क्या इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, तो इसको लेकर के किस तरीके का सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली अगर हम देख रहे हैं सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ भारत की मैं बात नहीं करूंगा, वर्ल्ड लेवल पर भी अगर हम देख रहे हैं तो एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है। क्या कॉमन देखने को मिलती है कि आर्थिक विकास के नाम पे जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान पहुंचाया गया है वो है पर्यावरण को लेकर। और उत्तराखंड की बात इसलिए भी यहां पर करनी चाहिए कहीं ना कहीं इकोलॉजी को ज्यादा सेव करने को लेकर के, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा आपदा वाले क्षेत्रों में आपका एक राज्य जो आता है वो उत्तराखंड है, जिसमें हम भूस्खलन भी देख रहे हैं,
बादलों के फटने की घटनाएं भी देख रहे हैं, भूकंपीय स्थितियां भी देख रहे हैं, आ, जमीनों का जो फटने की एक स्थिति आपको देख जोशीमठ के आसपास देखने मिला वो भी देख रहे हैं। तो काफी अलग अलग तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे लगातार जो है उत्तराखंड प्रभावित रहा है। और एक पहाड़ी इलाका होने के कारण कई सारे डेवलपमेंट जो एक साथ यहाँ पर चली हैं, कई कई बार जो विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि देखिए इसके कारण एक यहाँ पे प्रभाव रहता है, एक नुकसान इसके कारण हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस साल का जो बजट है वो किस तरीके से इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। अब इसमें हम देखें तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण को लेकर के यहां पर काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से इकोलॉजी के साथ यहां पे इकोनॉमी लेकर चली जाएगी, यानी पर्यावरण के साथ विकास को यहां पर संभव बनाया जाएगा। यानी कुछ ऐसी चीजों को लेकर के काम किया जाए जिससे हम यहां पर विकास भी करें, पर्यावरण को नुकसान भी मत हो। जैसे कि एक पहलू यहां पर है स्वच्छ पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना। स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैसे कि आप एनर्जी उत्पादन में अगर हम देख रहे हैं, किसी प्रकार के प्रोडक्ट यूज में हम देख रहे हैं, तो वहां पर आप ऐसी चीजों का यूज करिए जो कि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इको फ्रेंडली जैसे उत्पाद कहे जाते हैं, इको फ्रेंडली उत्पादों का प्रयोग को आप ज्यादा प्राथमिकता। सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं बजाय यहाँ पे थर्मल, यानी कि कोल के उत्पादन के बजाय कोल या कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की जगह अगर हम सोलर एनर्जी को प्रयोग करें तो वो हमारे लिए जो पर्यावरण को नुकसान जो है वो यहाँ पर हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है। ये चार पहलुओं ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, तो यहाँ पे चार चीजों पर सरकार फोकस कर रही है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरण मुखी नीतियां, स्वच्छ पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, स्थिति स्थापक पर्यावरण को सुनिश्चित करना। अब इसके लिए देखिए कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं और प्रावधान भी लागू किए गए हैं, उनको भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंपा योजना है। कैंपा योजना क्या है, जिसमें 395 करोड़ की यहाँ पे एक धनराशि जो है बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा जलवायु परिवर्तन शमन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम को लेकर के सरकार के द्वारा यहाँ पे देखा 60 करोड़ का आवंटन है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सारा कहते हैं, इसके लिए 125 करोड़। सार्वजनिक वनों के सृजन के लिए यहाँ पे 10 करोड़ और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन के लिए देखा जाए तो 27.5 करोड़ का आवंटन भी सरकार करने जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार की कुछ योजनाएं हैं। चलिए बात करते हैं विभिन्न सेवाओं में व्यय का क्या प्रावधान रहा, यानी कि के बजट में सरकार के द्वारा जो बजटी यहाँ पर कह सकते हैं कि खर्च रहे हैं वो किस क्षेत्र में यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बजट का आवंटन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आर्थिक सेवाओं को लेकर के, सामाजिक सेवाओं को लेकर के यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको किया जा रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं सामाजिक सेवाओं को लेकर के आपका जो बजट आपको देखने को मिल रहा है करीब 27,719 करोड़ है। आर्थिक सेवाओं को लेकर के हम देख रहे हैं 16,000 तक है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्थानीय अन्य सेवाओं को लेकर के है, जहां पे 39,000 आपके करोड़ है, 26,275 करोड़ है जो स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और सामान्य सेवाओं को लेकर के भी अगर हम देख रहे हैं, सामान्य सेवाओं के लिए यहाँ पर 26,275 करोड़ है और स्थानीय सेवाओं के लिए 3,968 करोड़ है। तो विभिन्न सेवाओं को लेकर के जो व्यय है वहां पर आपको अलग अलग देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर बात करें कि सरकार के द्वारा जो बजट में स्थान दिया गया है वो है सामाजिक सेवाओं के लिए, जो करीब यहाँ पर आपको देखा जाए तो 27,719 करोड़ रुपए है। और दूसरे नंबर पे आपका आर्थिक सेवाएं है, तीसरे पे सामान्य सेवा, चौथे पे स्थानीय निकायों को अनुदान है। इसके अलावा प्रमुख कौन कौन से विभाग और उन विभागों को कितना आवंटन किया गया है इस साल के बजट में, वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए जो भी आवंटन यहाँ पे है सभी करोड़ रुपए में किए गए हैं। कितने करोड़ रुपए किस विभाग को यहाँ पर आवंटित किया गया है वो है। अब एक तरफ से अगर हम देखें सबसे ज्यादा हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो सामान्य सेवाओं को लेकर के। सामान्य सेवा में आती क्या क्या है ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो इसमें देखिए पहली चीज ध्यान रखिएगा, सामान्य सेवाओं के अंतर्गत पहला है पेंशन, दूसरा है ब्याज, तीसरा है पुलिस एवं जेल, चौथा है राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, पांचवा है न्याय। 5 चीजें हैं जो कि सामान्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेना है कौन कौन सी है, पेंशन, ब्याज, पुलिस, जेल, राजस्व, सामान्य प्रशासन, न्याय। अब इनको सबसे ज्यादा अगर हम देखें जो सरकार के द्वारा सामान्य सेवाओं में जो व्यय रहेगा वो पेंशन करने के लिए है, जो 9,917.40 करोड़ रुपए जो है पेंशन में खर्च कर रही है। दूसरा जो है ब्याज अदायगी के संदर्भ में है, जहां पर हम देख रहे हैं 6,990.14 करोड़ है।
तीसरा देखिए पुलिस और जेल को लेकर के 3043.70 करोड़ है। चौथा राजस्व एवं सामान्य प्रशासन को 2526.23 करोड़ और न्याय विभाग के संदर्भ में 613.73 करोड़ रुपए का खर्च इस साल के बजट में आवंटन किया गया है एक तरीके से। सामान्य सेवाओं के बाद अगला हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्थिक सेवाओं को लेकर के आर्थिक सेवाएं हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या आती हैं। तो आर्थिक सेवाओं में सबसे पहले देख लेते हैं, पहला है यहाँ पे ग्राम विकास, दूसरा है कृषि उद्यान, तीसरा है सिंचाई बाढ़, ऊर्जा, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य डेयरी, खाद्य, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और सहकारिता। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत। अब इन आर्थिक सेवाओं के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया? देखिए सबसे ज्यादा जो बजटीय आवंटन आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के किया गया है। और कितना बजट आवंटन है? तो यहाँ पे 3865.61 करोड़। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि और उद्यान को लेकर के खर्च किया जाएगा 2032.93 करोड़। तीसरे नंबर पे सिंचाई एवं बाढ़ को लेकर के है जहां पर 1950.68 करोड़ है। ऊर्जा क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1672.41 करोड़। वानिकी की बात करें तो 1157.84 करोड़। पशुपालन मत्स्य डेयरी को 993.61 करोड़। खाद्य में 682.81 है। पर्यटन में 486.76 करोड़। परिवहन को 400.82 करोड़ दिए गए हैं। वहीं उद्योग के लिए 228.37 करोड़ और सहकारिता क्षेत्र को 186.47 करोड़ आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया गया खर्च रहेगा। इसके बाद आता है सामाजिक सेवाओं को लेकर के। सामाजिक सेवाओं को लेकर के इस साल के बजट में कितना आवंटन किया गया है? सबसे पहले देखिए सामाजिक सेवाओं में आता क्या क्या है। पहले नंबर पे है शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। दूसरा कौन सा आता है? चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य। तीसरा हम देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। चौथे नंबर पे जलापूर्ति। पांचवा है शहरी विकास। छठा है आवास। सातवां है श्रम एवं रोजगार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर सामाजिक सेवाएं क्या हैं तो आपको यहां पर इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लिखना चाहिए या बताना चाहिए। ये है आपकी सामाजिक सेवाएं। दूसरा यहां पर किस सेवा को कितना आवंटन किया गया, सबसे ज्यादा किसे किया गया, सबसे कम किया गया। तो सामाजिक सेवाओं पर सबसे बड़ा जो बजटीय आवंटन रहा वो शिक्षा, खेलकूद और कला संस्कृति को रहा। और कितना रहा? तो यहाँ पे 12,465.60 करोड़। दूसरे नंबर पे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य को लेकर के है 47.4754 करोड़। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखकर देखा जाए तो बजट इस साल का जो आवंटन है 3653.78। जलापूर 3331.14। शहरी विकास को लेकर 1161.49। आवास को लेकर 328.64 और श्रम एवं रोजगार को लेकर के 258.38 करोड़ खर्च किए गए। चलिए अब इसके बाद बजट के उन पहलुओं पर ध्यान ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं बजट आखिर किस ओर गया है, कैसा रहा है। जो वित्तीय संकेतक हैं आखिर बजट के बारे में क्या इशारे करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बढ़ती जीएसडीपी जो है राज्य की वो दिखाता है कि राज्य जो है आर्थिक विकास की यात्रा पर निकल चुका है। यानी कि धीरे धीरे ही सही उत्तराखंड अब यहां पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहां पर हम देखें इसका आंकड़ा जो है जीएसडीपी का पिछले कुछ वर्षों की तुलना करने पर हम यहां पर इसे काफी तेजी से आपको बढ़ती हुई जो स्थिति है वो देख पाते हैं। 2016-17 में देखा है जो जीएसडीपी था वो 1,95,124.85 था। उसके बाद एक साल बाद हम देख रहे हैं तो 2,20,222.13 रहा। फिर 2018-19 में देखते हैं तो 2,30,327.41 हो जाता है। 2019-20 में हम देख रहे हैं तो 2,39,262.88। 2020-21 में देखें तो ये हो जाता है 2,25,616.76। कहीं ना कहीं कोविड का एक इम्पैक्ट, गिरावट। 2021-22 में हम देखते हैं 2,54,966। उसके बाद आपको 2022-23 में 2,92,669.95 यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम देख रहे हैं 2023-24 में ये 3 लाख क्रॉस होता है और 3,32,997.88 और 2024-25 में 3,78,244 और 2025-26 के लिए बढ़कर के हो जाता है पहली बार 4,29,307.53। तो ये लगातार आपको तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है और ये आपका आंकड़ा जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है। अच्छा यहाँ पे जो कुछ शब्द लिखे हैं उसका मतलब भी है। आरई का मतलब है रिवाइज एस्टिमेट है, यानी कि संशोधित यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर आपको जारी किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर प्रोविजन एस्टिमेट है, एक अनुमानित है। एई यहाँ पर आप देखिए एडवांस है और ये आपका प्रोजेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें आपको दिखाई गई।
इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर के राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जो जीएसडीपी है, प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है उसको लेकर के अभी हमने यहाँ पर आंकड़ा वैसे भी देख लिया है। रही बात यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों की तुलना करने के संदर्भ में, तो थोड़ा सा तुलना करने पर दिखाया गया है, जहां 2023-24 में कितना था 3,32,000 करोड़, 3,32,000 करोड़, तो यहाँ पर 3,68,000 करोड़ 2024-25 के ले रहा है। बाकी वहां पर आपको डिटेलिंग फिर से यहाँ पर दी गई है सभी वर्षों को लेकर के। राज्य की अर्थव्यवस्था की तुलना जो है कहीं ना कहीं की गई है आपके राष्ट्रीय स्तर पर, कि प्रति व्यक्ति आय यहां पर देखा जाए कितनी है, राष्ट्र की कितनी है और राज्य की यहां पर कितनी है, तो वो भी तुलना करके देख लीजिए। और ये आंकड़ा आपको जो है दिखाया गया है 2023-24 का, 2024-25 का अनुमानित है, जहां पर हम बात करते हैं कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड राज्य में रही है 2,46,178। वहीं हम राष्ट्र की अगर बात करें तो 1,84,205, यानी कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा उत्तराखंड के राज्य में प्रति व्यक्ति आय है। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं 2024-25 के लिए आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, फिलहाल अनुमानित है, लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि 2,74,064 हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, जो कि देश की यहां पर 2,162 यहां पर लाख जो है 162 रुपए जो है आपका प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज्यादा आपको दिखाई देता है। परसेंटेज वाइज, ग्रोथ वाइज अगर आप बात कर लें, जहां प्रदेश में हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ हुई है वो 11.33% हुई है, वहीं राष्ट्र के स्तर पर ग्रोथ की अगर हम प्रति व्यक्ति आय में बात करते हैं तो 8.7% हुई है। तो ये लगातार आपको एक बेहतर एक स्थिति आपको दिखाई देता है, यानी राज्य की जो व्यवस्था है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना करने पर एक बेहतर और पॉजिटिव साइन की ओर दिखाई देती है। बाकी यहाँ पे जो आंकड़ा है वो पिछले कई सालों को लेकर के यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें इंडिया के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तुलना की गई है, तो हमें यहाँ पर इंडिया और राज्य के संदर्भ में और राज्य के जो पिछले 1-2 साल के डेटा है वो ज्यादा पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे का डेटा हमें यहाँ पर याद रखने की जरूरत भी नहीं है और गलतियां भी ज्यादा हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था में। अगर मैं आपसे पूछूं किस क्षेत्र का यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान रहने वाला है होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो आपके तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का रहता है। और सर्विस सेक्टर का राज्य की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो कितना है 46.7%। ठीक है, कितना है 46.7% है। दूसरा यानी द्वितीय क्षेत्र का यहाँ पर आपको देखें तो इंडस्ट्री के अंतर्गत आपको यहाँ पर मोस्टली चीजें आपको आती हैं, जिसमें 43.5% है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मोस्टली जो कृषि उससे संबंधित क्षेत्र हैं यहाँ पे 9.8% है। तो अगर राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो यहाँ पर अपर हैंड जो है वो है सर्विस सेक्टर नंबर 1, दूसरे पे इंडस्ट्री और तीसरे पे आप एग्रीकल्चर उससे संबंधित क्षेत्रों की बात करेंगे। परसेंटेज वाइज भी ध्यान रखिएगा, 46.7, 43.5, 9.8। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका सत्र। उत्तराखंड बजट को हमने आज के सत्र में यहाँ पर फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सत्र स्टार्ट होगा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में करंट अफेयर्स की एक और भी डेवलप्ड यहाँ पर सीरीज होगी। बजट के साथ साथ राज्य को लेकर के कई तरीके की घटनाक्रमों के बारे में हम अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्या क्या रहा, कैसा रहा, किस तरीके से राज्य आगे बढ़ रहा है, विभिन्न यहाँ पर मंथ में किस तरीके के डेवलपमेंट हुई हैं, क्या यहाँ पे नया आया है, योजनाओं से लेकर के प्रक्रियाओं तक हम सभी पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पर रेगुलर जो सत्र है वो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है।